पसंदीदा चैनल दीपदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको एग्जाम के समय हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पहले से ही हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे, और इसीलिए ये सेशन को लाया गया है आप सबों के समक्ष। इस सेशन में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक जो भी महत्वपूर्ण, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है करंट अफेयर का, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे जेपीएससी का एग्ज़ाम जो आगे आएगा, जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम्स आगे होगा, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जेपीएससी में अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से 15 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जेपीएससी के बच्चे के लिए और बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम लोग देखें सेंट्रल की ओर, तो सेंट्रल में अभी जो है ना बहुत सारे जो है रेलवे का एग्जाम्स हो रहा है। उस रेलवे के एग्जाम्स में भी आपका करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और उसके लिए आपको महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा शहर है जो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? भोपाल है, इंदौर है, पुणे है, हैदराबाद है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका इंदौर है। ठीक है, इस सेशन को हम लोग थोड़ा सा कम डिस्कशन के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन की नंबर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये वीडियो लंबा ना हो, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कम के साथ चलेंगे। देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि साक्षर शहर, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे समझिएगा कि जो भी ऊर्जा के बारे में जानकारियां होगा वो लोगों तक देने का काम किया जाएगा। लोगों को ऊर्जा से संबंधित जागरूक किया जाएगा कि ऊर्जा का कैसे बचत करना है, ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से, ऊर्जा की बर्बादी ना हो, उसके खर्च को समझना है, कहाँ खर्च ज़्यादा है, कहाँ पे कम खर्च हमको कैसे करना है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे क्या की जाएगी, जागरूकता किया जाएगा लोगों में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया का कौन सा पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए वो जलवायु मिशन शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 23-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है? ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, भारत है, चीन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, 23 और 24 में अभी तक का करंट ये डेटा है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादक करने वाला, ध्यान रखिएगा निर्यातक नहीं, उत्पादक करने वाला जो देश बना है वो कौन सा है? तो वो भारत है। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश ने स्पैड एक्स मिशन, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। स्पैड एक्स मिशन को लॉन्च किया है? जापान किया है, रूस किया है, अमेरिका किया है, भारत किया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा देश भारत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। दिसंबर 2024 में स्पैड एक्स मिशन को भारत लॉन्च किया है, और भारत का कौन सा अंतरिक्ष यान किया है? तो इसरो किया है। ध्यान रखिएगा, कौन किया है? इसरो किया है। एक सेकेंड, अब इसरो का यहाँ से आपसे जो है ना फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? I4 होगा इंडियन, S4 होगा स्पेस, R4 होगा आपका रिसर्च, और O4 हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो I से हो गया आपका भारतीय अंतरिक्ष, स्पेस का मतलब हो गया आपका यहाँ पे हिंदी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रिसर्च का हिंदी हो गया अनुसंधान, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन। ठीक है, अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का अगर हम लोग बात करें मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है,
इसके पहले अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, और इन्हीं को, जो ये डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं, इन्हीं को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच, ध्यान रखिएगा, बॉडी सूट कवच लॉन्च किया गया है? श्री पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, इन्होंने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच, मान लेते हैं कि ये फसल है, लगा हुआ है इस खेत में, किसका लगा हुआ है? धान का लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कीट लग गया है, यानी कीड़ा इसमें लग गया है इस फसल में। ठीक है, अब कीड़ा लग गया है तो इस कीड़ा को भगाने के लिए किसान क्या करेगा? इसमें दवा छिड़केगा। जब दवा छिड़कता है ना किसान, तो किसान के क्या है कि स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, यानी ये कपड़ा पहनकर छिड़काव किया जाएगा दवा का, जिससे क्या है कि उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपका बॉडी सूट जो होगा ना, यानी जो भी कपड़ा पहन के छिड़काव किया जाएगा, उसके बारे में ये मतलब रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि 150 बार जो है इसको धोया जा सकता है। इस कपड़ा को कितने बार? 150 बार धोया जा सकता है। लगभग 2 साल तक ये कपड़ा जो है आपका काम करेगा। अगर देखा जाए कि ये जो है कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लाने का उद्देश्य क्या था, तो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि 2015 से लेकर 18 तक का एक रिपोर्ट जारी हुआ, जिसमें लगभग जो है ना 450 लोगों का मौत दिखा कीटनाशक दवा का छिड़काव में। ठीक है, जिसके कारण ही किसानों को कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए इस बॉडी सूट कवच को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? जर्मनी है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका जो है लगातार दूसरा वर्ष इसका है। ठीक है, भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके एक नया कीर्तिमान रचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, क्या कह रहा है? एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वर्ष 2025 में, वर्ष 2028 में, 2023 में, 2035 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपके सामने अभी नया वर्ष के रूप में उभर कर सामने आया है। 2025 जो है उसमें भारत में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये भारत करेगा। पीएम मोदी जो है वो इसका ऐलान किए हैं। ठीक है, और इसका आयोजन जो होगा ये कहाँ पे होगा? तो ये भारत की राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पे इसका आयोजन होगा। किसका? विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? यानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक नया नीति बनाया गया है। जो भारत का कौन सा राज्य है? तो वो गुजरात है। ग्रीन एनर्जी को ही हरित ऊर्जा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरित ऊर्जा बोलिए या तो अक्षय ऊर्जा बोलिए। कौन सा ऊर्जा? अक्षय ऊर्जा, यानी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा। ये ऊर्जा
उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। हरित ऊर्जा को ही ध्यान रखिएगा, इसका नाम पूछा जा सकता है जीएस के रूप में। हरित ऊर्जा को ही स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, हरित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा कहते हैं, स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हरित ऊर्जा का जब उत्पादन होता है तो वायुमंडल में जहरीला ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना वो नहीं निकलता है। ठीक है, और ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इससे पर्यावरण का किसी भी प्रकार से क्या होता है, नुकसान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची शिखर को फतह किया है? काम्या कार्तिकेयन, अमन सहरावत, डी गुकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। क्या हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। ये देखिए 7 महाद्वीप का सबसे ऊंची शिखर है, उसको फतह किया है, कौन किया है, काम्या कार्तिकेयन की है। और ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो नौसेना के अनुसार काम्या ने अपने पिता जो इनके कमांडर थे एस कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या के पिता कौन थे, एस कार्तिकेयन थे, उनके साथ 24 दिसंबर को चिली के जो आपका अंटार्कटिका में माउंट विशन की चोटी है उस पर पहुंचकर ये जो है अपने चैलेंज को पूरा किया है। कौन सा चोटी पर, तो ध्यान रखिएगा एक सेकेंड, माउंट विंसन चोटी पर पहुंचकर अंटार्कटिका के, कहां पे, अंटार्कटिका के। ठीक है, कौन है ये, काम्या कार्तिकेयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई? गोवा में, मणिपुर में, लद्दाख में, चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में छत्रपति शिवाजी जो मराठा शासक थे उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। छत्रपति शिवाजी जो हैं उनको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे हिंदू हृदय सम्राट। क्या है, हिंदू हृदय सम्राट की अगर बात किया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो है छत्रपति शिवाजी के लिए बोला जा रहा है। मराठा का गौरव इनको कहा जाता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जो था वो शाहजी था, और माताजी के नाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीजाबाई थे, जिनसे ये बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, और ये क्या कौन थे, तो ये मराठा शासक थे एक महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दी है? सुबनसिरी नदी, सियांग नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, एलो नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स बता चुके हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी पर चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को जैसे यहाँ पे देखिए तिब्बत में जहाँ से मानसरोवर झील से ये निकल रही है ना, उसी से थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगी तो यहीं पे एक बांध बनाने की बात की जा रही है चीन के द्वारा। और ये जो बांध है ना ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनेगा, लेकिन तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है? 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, या फिर 31 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 30 दिसंबर। ठीक है, क्या होगा, 30 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो ये जो भी बच्चे हैं उनका कौशल विकास के लिए, ठीक है, उनके अंदर जो भी स्किल है उसको उभारने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास मंत्रालय की एक ये योजना है जो कि राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में 30 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5 दिवसीय 18वां हाथी
और पर्यटन उत्सव आयोजित हुआ है? श्रीलंका में, नेपाल में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। ठीक है, 5 दिवसीय नेपाल में कार्यक्रम था जिसमें 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड, असम, केरल, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सरकार है वो उच्च शिक्षा जो भी है विश्वविद्यालय में, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित जो भी भारतीयों का ज्ञान है जो परंपरा से चला आ रहा है उस पर आधारित पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया है? श्रीलंका को, बांग्लादेश को, इंडोनेशिया को, पाकिस्तान को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो है बाढ़ से हाल में प्रभावित हुआ है जिसके लिए 2 लाख टन चावल का निर्यात किया गया है, यानी भारत के द्वारा जो है ना 2 लाख टन चावल बांग्लादेश भेजा गया है एक मानवता के नाम पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए 1 जनवरी की और हम लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। देखिए जो भी कोई बीमारी किसी को अगर हो जाता था तो बहुत ऐसे खासकर बच्चे होते हैं जो कि इंजेक्शन जब डॉक्टर लिखता है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा पहले से एकदम परेशान हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी आईआईटी बॉम्बे लेकर आया है कि ये जब जो है ना जब इंजेक्शन दिया जाएगा इस सिरिंज से, सुई रहित शॉक सिरिंज, ठीक है इसका नाम है, इस सिरिंज से जब इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसमें दर्द नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोरोना वैक्सीन वाला देखे थे, एकदम इतना पतला निडल उसका था कि पता ही नहीं चला कि कब कोरोना का वैक्सीन किसको देकर चला गया। हाँ, बाद में दर्द था, वो दर्द जो था वो वहाँ पे जो है ना बॉडी में जब ये वैक्सीन गया था उसके बाद ब्लड से जब रिएक्शन हुआ तो वहाँ हलचल मचा रहा था जिसके कारण दर्द था, लेकिन इंजेक्शन लेने में दर्द नहीं था। उसी प्रकार का आईआईटी बॉम्बे जो है एक दर्द रहित इंजेक्शन बनाया है, सुई रहित शॉक सिरिंज। ठीक है, इससे जब इंजेक्शन लगेगा किसी को तो दर्द नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? 1.8 बिलियन डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर, 2.5 बिलियन डॉलर, 4.2 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.5 बिलियन डॉलर। यानी अमेरिका जो है यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त सहायता सुरक्षा की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है? जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों देश मिलकर आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है। कितनीवीं वर्षगांठ है इसकी? तो सेकेंड वर्षगांठ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा पहला वाला जो होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखिएगा, भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में, केरला में, राजस्थान में, कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट, क्या चीज किया गया है? सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया है और ये क्या है? ये महाराष्ट्र लॉन्च किया है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की और हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है हम लोगों के सामने। तो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रस्तावित GSLV मिशन श्रीहरिकोटा से डैश प्रक्षेपण होगा, 99वां, 100वां, 101वां, 102वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वां। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो जनवरी 2025 में GSLV मिशन है वो कहाँ से लॉन्च, सबसे पहले प्रक्षेपण कहाँ से होगा, तो श्रीहरिकोटा से होगा। इसका पूरा नाम जो है वो आपका है, ध्यान रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि ये जो आपका है कहाँ पे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, AP मतलब आंध्र प्रदेश। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो भी GSLV मिशन का जनवरी में प्रक्षेपण होगा वो कितनावां होगा, तो 100वां होगा, यानी 1 सेंचुरी मार दिया GSLV। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए, कौन सा बाधा को दूर करने के लिए, तो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। देखिए गुजरात जो है ना, ये भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम स्वर प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा। पलटा के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वर प्लेटफॉर्म जो है वो किस चीज से संबंधित है, तो वो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2024 में, ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स सूची जो आता है उसमें 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिला, दुनिया का 100 सबसे ताकतवर महिला की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 5, 8। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि फोर्ब्स की जो 100 सूची ताकतवर महिला की होती है उसमें भारत के 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो 3 महिलाएं कौन कौन से हैं, तो एक जो है वो है निर्मला सीतारमन। ठीक है, एक कौन है, निर्मला सीतारमन है। दूसरा जो है रोशनी नादर। ठीक है, कौन है, रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है किरण मजूमदार। ठीक है, कौन है, किरण मजूमदार। यानी 3 महिला भारतीय जो फोर्ब्स सूची में है 24 में, वो कौन कौन है, निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री हैं, और इनका नंबर जो निर्मला सीतारमन का है वो 100 सबसे ताकतवर महिला में 28वां रैंक है इनका। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो 21वें नंबर पर है, कितने, 81 नंबर पर इनका है, और ये जो है ना HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किरण मजूमदार जो है ये 82वें नंबर पर आती हैं 100 में, और ये बायोडॉन की संस्थापक व अध्यक्ष भी हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, किरण मजूमदार बायोडॉन की संस्थापक एवं अध्यक्ष भी हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष है, और निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है। अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। दुनिया का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप, ठीक है, कौन लॉन्च किया है, तो ये चाइना किया है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा प्रोटोटाइप क्या है, तो समझिएगा प्रोटोटाइप जो होता है किसी उत्पाद या तो सेवा हो गया, ठीक है, उसका जो है ना ये शुरुआती मॉडल होता है। क्या होता है, शुरुआती मॉडल होता है, यानी किसी भी चीज को करने के लिए शुरुआत में जो हम एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं वही प्रोटोटाइप कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रहा है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन।
अब यहाँ पे किसका प्रोटोटाइप पेश किया गया होगा, तो सबसे तेज चलने वाली एक ट्रेन लाने वाला है चाइना, उसका एक मॉडल पहले पेश किया, क्योंकि मॉडल में सारा कुछ वो देख लेगा, वेरीफाई कर लेगा, फिर वो ट्रेन को लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा देश, चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित 5 दिवसीय शहद महोत्सव का समापन हुआ, नेपाल में, म्यांमार में, श्रीलंका में या फिर थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा नेपाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा तबीयत खराब है जिसके कारण थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रहा है, माफ़ी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी, 4.2, 5.7, 6.6 या 7.9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6। ये किसके अनुसार है, तो ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई के अनुसार है। कब का है, 24-25 में जीडीपी की जो वृद्धि दर होगी कितने प्रतिशत दर से वो बढ़ेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पनडुब्बी क्षमताओं का मजबूत करने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय जो है पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 अनुबंध पर ये हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में डैश महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था, मतलब महिला जो मतदाता थी उनका कहाँ पे सबसे अधिक मतदाता थी महिला की, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी में सबसे अधिक महिला मतदाताएं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम लोगों का ये जो होगा वो 2 जनवरी का करंट अफेयर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 2 जनवरी का, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम को, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी को, न्यायमूर्ति P सदाशिवम जी को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम जो है उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो N का मतलब हो गया आपका नेशनल, ठीक है, H का हो गया ह्यूमन, R का हो गया राइट्स, और C का हो गया कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका 3 है, तो इसका फुल फॉर्म टोटल क्या हो जाएगा, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम। अब इसका कार्यकाल से क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनके कार्यकाल क्या होता है, 3 साल या तो 70 साल, जो भी पहले पूरा होगा उसमें इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। 2019 से पहले ये जो कार्यकाल था ये 5 वर्ष और 70 साल था, यानी 5 वर्ष या तो फिर 70 साल जो भी पहले पूरा हो, लेकिन 2019 के बाद 3 साल या फिर 70 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र मिला है, यानी लगातार जो है कंटिन्यू वो दूसरा बार अच्छा काम किया है कंपनी, जिसके लिए उसको एक प्रमाण पत्र सर्वोत्तम काम करने का दिया गया है। वो आपके सामने ऑप्शन है, सेल है, वेल है, टाटा मोटर्स है या फिर रिलायंस लिमिटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि सेल जो है वो अच्छा काम करने के लिए इसको लगातार दूसरी बार सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है इसका फुल फॉर्म,
LTD शॉर्ट में लिखते रहें, ठीक है। ये है क्या, कौन सी कंपनी है, तो ये भारत की प्रमुख जो है इस्पात कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इस्पात की कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 24 जनवरी 1973 को हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 700 अरब डॉलर, कितना डॉलर, इसको ध्यान रखिएगा, 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th स्थान, यानी 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा के साथ भंडार करने में दुनिया का चौथा स्थान हासिल किया है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर, यानी ये जो जिमी कार्टर थे ये पूर्व राष्ट्रपति भी थे किसी देश के, और उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, उनका निधन हो गया है। वो किस देश से थे, रूस से थे, अमेरिका से थे, फ्रांस से थे, या फिर कनाडा से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका से थे, ठीक है। और अमेरिका के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल सकता है, सॉरी मिल सकता नहीं है, इनको मिला है, ठीक है। तो ये 100 साल की उम्र में एक सेंचुरी लगाकर इनका निधन हुआ है। ये पूर्व राष्ट्रपति कब से कब तक रहे अमेरिका के, तो 1977 से लेकर 1981 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे। नोबेल पुरस्कार की बात अगर हम लोग करें तो 2002 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित वेम्बनाड झील, ठीक है, किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है, केरल की, कर्नाटक की, उड़ीसा की, तमिलनाडु की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल का, ठीक है। देखिए ये जीएस के रूप में है, लेकिन करंट अफेयर में चर्चित के कारण अभी ये चर्चा में चल रहा है वेम्बनाड झील, जिसके कारण ये है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे, मतलब केरल राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात, यानी कुल जो वस्तु है और सेवा है इसका निर्यात किया गया है, ठीक है। निर्यात में कितने अरब डॉलर पार करने का अनुमान है, मतलब अभी जो है ना निर्यात जो किया गया है उसमें कितना अनुमान लगाया गया है कि अरब डॉलर जाएगा, तो 714 अरब डॉलर, 814, 914, 1000। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 814 अरब डॉलर जाने का अनुमान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट, ये ध्यान रखिएगा, की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर, कौन सा झील, पेंगोंग झील के तट पर किस मराठा योद्धा की एक प्रतिमा स्थापित की, नाना फडणवीस की, संभाजी की, शिवाजी की, राजा राम की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी की। अब भी आपको बताए थे जो लद्दाख में, उसी का क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ये कौन स्थापित किया है, तो भारतीय सेना। कितनी ऊंचाई पर, तो 14,300 फीट की ऊंचाई पर, किस झील के तट पर, तो पेंगोंग झील के तट पर। कौन थे वो, तो एक मराठा योद्धा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का चर्चित H-1B वीजा अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, अमेरिका का एक चर्चित वीजा है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम जो है H-1B वीजा है। और ये जो वीजा होगा ना ये अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया जाएगा, तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष के लिए। किसकी वीजा है, अमेरिका की वीजा है, ठीक है। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा, इसमें एक अवधि दे दिया गया है, और अवधि क्या दिया गया है, 6 वर्ष दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश है जो 23-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, रूस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा प्यारा सा भारत।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटो पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई है? ठीक है, तो कौन लगाया है? गृह मंत्रालय लगाया, वित्त मंत्रालय लगाया है, या फिर विदेश मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय जो है 5 देशों की जो डिजिटल प्लेटो है ना उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, कितने देश पर? 5 देश पर कौन लगाया है? तो ये वित्त मंत्रालय। यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है। अगले हम लोग करंट अफेयर की ओर बढ़े। ये 3 जनवरी का करंट अफेयर है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 4 जनवरी तक हम लोग कवर करेंगे, और फिर जो है 5 जनवरी और 6 जनवरी का कल आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ काम के कारण, यानी काम नहीं कह सकते हैं, मतलब रांची से बाहर होने के कारण ये नहीं दिया जा सका था, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया, और एक ही वीडियो में हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उधर रेगुलर हो जाएगा। आपसे एक छोटी सी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जब रुक गए तो क्या बता देना हमारा फर्ज है, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे चैनल तक नहीं पहुँच पाए हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि फ्री सेवा का लाभ जो है बच्चे सभी उठा सकें। सेवा ही लक्ष्य के उद्देश्य से हमने इस मुहिम को चालू किया है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नहीं बच्चे पहुंच पा रहे हैं उनको थोड़ा सा पहुंचाने का काम कीजिए उन तक। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन लंदन में प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर है? भारतीय, पाकिस्तानी, चीनी, ब्रिटिश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोचिए, एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में लंदन में जो प्रॉपर्टी का स्वामित्व होगा ना, ठीक है, उसमें भारत जो है पहला स्थान पर है, यानी लंदन में भी हम लोग कब्जा जमा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है? 1 दिसंबर 24 से, 31 दिसंबर 2024 से, 1 जनवरी 2025 से? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन शुरू किया है। और ये जो है ना, इसमें अगर देखा जाए तो 6000 करोड़, ये ध्यान रखिएगा, बजट कभी पूछता है, 6000 करोड़ बजट तय किया गया है, किसमें? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? 272 करोड़ रुपए, 252 करोड़ रुपए, 266 करोड़ रुपए, या फिर 272 करोड़ रुपए? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा 272 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा। किस लिए? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के जो भी मतलब दायरे में गंगा जी आते हैं, उनकी स्वच्छता के लिए ये परियोजना और बजट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। सोचिए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, अभी पैसे बांटने की मुहिम लगता है कि हर स्टेट में चला हुआ है। ये जो है दिल्ली की सरकार, जो केजरीवाल हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो है, ये एक योजना लाए हैं। उस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इसमें क्या है, 18,000 रुपये जो है प्रति माह दिए जाएंगे। कितने रुपये? 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। किसको दिया जाएगा? तो जो भी मंदिर के पुजारी होगा, ठीक है, जो भी मंदिर के पुजारी होंगे, और दूसरा गुरुद्वारा जो है ना, उनके जो साहिब होंगे, उन सभी को 18,000 रुपये प्रतिदिन पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना में सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, ये योजना समाज में उनके आध्यात्मिक जो योगदान है, ठीक है,
और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षित रखने के प्रयास के लिए इस सम्मान को दी जाने की क्या की गई है, एक योजना लाई गई है और ये 31 दिसंबर मंगलवार से ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय जो है वर्ष 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से कब तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है? 10 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 24 जनवरी 2025, 26 जनवरी 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी यानी 24 दिन तक जो है ना संस्कृति उत्सव की घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात डैश प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12%, 20%, 29%, 35%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी का जो निर्यात हुआ है भारत से 2024 में उसमें 29% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में या फिर गुजरात में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो वन विभाग है ना वो महाभारत वाटिका का स्थापना किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहाई किया गया है? यानी जो भी मछुआरों को पकड़ के रखा गया था उसमें अगर देखा जाए तो किस देश का नौसेना था जो 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका देश की जो नौसेना है वो 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? 3 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 25 जनवरी? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 जनवरी। जो भी भारत का लोकपाल है उनके द्वारा 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी पब्लिक प्लेस पर आप बुर्का पहनकर नहीं जा सकते हैं। बांग्लादेश की महिलाओं को, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड या फिर इराक? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड की महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाव थराद को नया जिला घोषित किया है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात का एक जगह था वाव थराद, ठीक है, उसको एक नया जिला के रूप में घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कब से? 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये अस्थायी सदस्य बना हुआ है, ठीक है। कौन? तो पाकिस्तान। अब यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल जो है कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और 15 सदस्य में जो 5 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें अभी पाकिस्तान आया हुआ है। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका अमेरिका, ठीक है, दूसरा है आपका रूस, तो तीसरा है आपका फ्रांस, चौथा है आपका ब्रिटेन और 5वां है आपका चीन, ठीक है। और 10 अस्थायी सदस्य जो हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये चेंज हर एक 2 साल में होते रहता है, ठीक है।
और अभी 2025 में कौन बना हुआ है, तो पाकिस्तान गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका है 4 जनवरी का करंट अफेयर है, और 4 जनवरी का करंट अफेयर का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बनी हुई है। गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया, जो कि घरेलू उड़ान जो है ना उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। वह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका का एक देश है जिम्बाब्वे। क्या है? एक देश है जिम्बाब्वे, और ये जिम्बाब्वे जो है ना, ये मौत की सजा जो था उस प्रावधान को ये खत्म कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले जो प्रदूषक हैं उसको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? यानी मिट्टी में जो भी विषैला प्रदूषक है ना, जो कि प्रदूषित कर देता है, उसको खत्म करने के लिए एक बैक्टीरिया को विकसित किया है। कौन सा आईआईटी संस्थान है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है ना, ये बहुत अभी काम किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यात में किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसमें? तो वस्त्र और परिधान, यानी वस्त्र के वैश्विक जो निर्यात हुआ था उसमें भारत का हिस्सेदारी 3.9% था, और उसमें किस स्थान पर रहा? तो ये छठे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीआरपीएफ, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अतुल मोहन प्रसाद, विपुल कुमार, अनीस दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार। विपुल कुमार जो है उनको सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले की अगर हम लोग बात करें पूर्व की, तो अतुल कुमार जी जो थे वो सीआरपीएफ में ही थे, लेकिन सीआरपीएफ में अगर देखा जाए तो ये एडीजी के ऑपरेशंस पद पे थे। किस पर थे ये? ऑपरेशंस पद पर थे ये। ठीक है, अब यहां से इनको जो है हटाकर महानिदेशक बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कुल नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई है? 100 गीगावाट, 200 गीगावाट, 300 गीगावाट या फिर 400 गीगावाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में भारत जो है नवीनकरणीय ऊर्जा जो है उसकी क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? 4, 5, 7, 8। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अब 4 में कौन कौन से हैं उनको याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला डी गुकेश है। ठीक है, कौन है? डी गुकेश है। ठीक है, डी गुकेश की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ से जो है ना किस खेल से संबंधित है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो डी गुकेश आपके हैं, ये डी गुकेश जो है ये शतरंज खिलाड़ी हैं। ये कौन से खिलाड़ी हैं, मतलब किस खेल से ये संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये एक शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, और शतरंज खिलाड़ी में अगर हम लोग बात करें तो ये विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। इनको जो है खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। दूसरा है आपका मनु भाकर, याद रखिएगा मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर जो है ये अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें 10 मीटर एयर जो पिस्टल है
उसमें ये जगह बनाई हुई थी। और दूसरे खिलाड़ी इनके साथ जो थे वो सरबजीत सिंह थे। ठीक है, इनको खेल रत्न नहीं मिल रहा है सरबजीत को, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इनको मिल रहा है। ठीक है, सरबजीत सिंह जो थे उनके साथ ये दूसरा कांस्य पदक जीती थी। अगर कांस्य पदक दूसरा किनके साथ जीती थी पूछे तब सरबजीत सिंह का नाम आएगा। तीसरा जो है खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाला वो है आपके, एक सेकंड, तीसरा जो है ना वो है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, और ये जो हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी खिलाड़ी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चौथा जो है वो है परवीन कुमार। ठीक है, ये पैरा एथलीट्स खिलाड़ी हैं। कौन से एथलीट्स है? ये पैरा एथलीट्स है। तो 4 लोगों को जो है खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया, डी गुकीस, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? 80.6%, 90.8%, 95.2%, 98.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98.5%। ठीक है, 98.5% ग्रामीण का जो भू अभिलेख है उसका डिजिटलीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। ये जीएस के रूप में भी पूछा जाता है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। किसके लिए ये हेल्पफुल है? तो जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, वो लोग जो है ना इस ब्रेल लिपि को स्पर्श करके वो पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यह विकसित किया गया है, यानी दृष्टिहीन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? नेपाल किया है, भूटान किया है, पाकिस्तान किया है, श्रीलंका किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल। नेपाल एक योजना लाया है और उस योजना में 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवा है उसको ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का ये पहला राज्य हो गया। ठीक है, कौन? छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक बनी रहने के लिए। अगर हमारे द्वारा दी हुई वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो हम आप सबों के लिए लेकर आते रहें। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक हमारा ये फ्री जो भी सेवा का लक्ष्य के रूप में मुहिम स्टार्ट किया गया है वो सभी तक पहुंच सके और सभी बच्चे इस क्लास का आनंद ले सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और किन्हीं को भी अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम पर टेलीग्राम में आपका ग्रुप बना हुआ है, जाकर आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। आप सबों की परेशानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर अगर हम लोग बात करें तो आप इस नंबर पर जो है जुड़कर, एक सेकेंड, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 94 301 95 608। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। सभी जानकारी इसी ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए हम वीडियो इसी तरह बनाते रहें।